सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको SHM कहते हैं। SHM SHM क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ इस प्रकार सरलरेखी गति करती है कि उस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल अथवा प्रत्यानयन त्वरण सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और दिशा में विपरीत होता है। अर्थात उस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल सदैव सम स्थिति की ओर दृष्ट होता है। तो पिंड के इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कहते हैं। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और हम बोल के एक बार और सुनाते हैं, सुनिए। जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ इस प्रकार सरलरेखी गति करती है कि उस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल इट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और दिशा में विपरीत होता है। कार्यकारी प्रत्यानयन बल सदैव सम स्थिति की ओर दृष्ट होता है। तो पिंड के इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति को समझना है तो दोलनी गति अर्थात वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन ये दोनों सरल आवर्त गतियां हैं। सरल आवर्त गति के कुछ उदाहरण और जैसे अभी समझ सकते हैं कि हमने पीरियाडिक मोशन पढ़ाया है। पीरियाडिक मोशन और SHM सिंपल पीरियाडिक मोशन देखें तो प्रत्येक सिंपल पीरियाडिक मोशन जो होता है वह पीरियाडिक मोशन होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह पीरियाडिक हो और SHM भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अर्थात SHM पीरियाडिक होता है, जबकि पीरियाडिक कोई जरूरी नहीं है कि वह SHM हो। यह बात जरूर याद रखेंगे। तो यह देखें कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी या y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, यह सरल आवर्त गति के समीकरण है। यह सरल आवर्त गति के क्या है? समीकरण है। हमें यह जानना जरूरी है कि सरल आवर्त गति के क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ SHM, पहला इंपॉर्टेंस यह है
ये कि जो बॉडी है वो बॉडी किसी निश्चित बिंदु के दोनों तरफ सरलरेखी गति करनी चाहिए। दोनों तरफ सरलरेखी गति करनी चाहिए। जैसे यहाँ देखें, यह एक निश्चित बिंदु है। इन निश्चित बिंदु के इधर और यह देखिए, इस निश्चित बिंदु के इधर और इधर दोनों तरफ गति होना चाहिए। किसी बॉडी के ये समझो कि पिंड की गति एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ इधर और इधर उधर का मतलब होता है टू एंड फ्रो। मतलब यह तुम्हारा जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु के दोनों तरफ गति होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल अथवा प्रत्यानयन त्वरण, प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स अथवा अल्सरेशन to रिस्टोरिंग अल्सरेशन, प्रत्यानयन त्वरण, यह दोनों साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होते हैं। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है। यह क्या है? साम्य पोजीशन है, इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ पहला पॉइंट मैंने ये समझाया कि पिंड की जो गति होनी चाहिए वह साम्य स्थिति के दोनों तरफ सरलरेखी होना चाहिए। दूसरा बात यह समझाया कि इस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल अर्थात उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है, सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। और तीसरी बात यह मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्यानयन त्वरण जो होता है अथवा प्रत्यानयन बल जो होता है वह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और दिशा में विपरीत होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है सरल आवर्त गति के, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। ये शर्त फॉलो करेगा तभी जा करके यह सब होता है। एक बार और सुनेंगे। बॉडी की गति इक्विलिब्रियम अर्थात साम्य के दोनों तरफ सरलरेखी होनी चाहिए। दूसरी है उस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल अथवा रिस्टोरिंग फोर्स सदैव इक्विलिब्रियम की ओर डायरेक्ट होना चाहिए, दिष्ट होना चाहिए। अर्थात रिस्टोरिंग फोर्स है वह हमेशा साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। और तीसरा उस पर कार्यकारी प्रत्यानयन बल अथवा त्वरण अर्थात रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग अल्सरेशन, ये विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और दिशा में विपरीत होता है। ये शर्त अगर फॉलो करता है कोई वस्तु, कोई बॉडी,
तो निश्चित रूप से उसकी गति जो होगी वह एसएचएम होगी। अब हम कुछ और तरीके से इसको समझाते हैं। किस और तरीके से हम समझाते हैं इसको, समझिए। मान लीजिए यह सिंपल पेंडुलम है, यह सिंपल पेंडुलम है, यह सिंपल पेंडुलम है। यह इसको बोलते हैं, अगर ऐसे सीधे लटका रहे तो इसे बोलते हैं साम्य पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यह क्या है? साम्य पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और यहाँ पे हम देखें ये समझने की कोशिश करें। बॉडी जो है, जब देखिए ये साम्य पोजीशन से बॉडी पहले क्या करती है, मान लीजिए कि इधर आगे की ओर बढ़ती है, ऐसे ऐसे बढ़ती है, इस तरह से सररेखीय रूप से बढ़ती है। जैसे जैसे ये साम्य पोजीशन से, ये तुम्हारा कौन सा पोजीशन है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है। यह क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, मैक्स डिस्प्लेस पोजीशन। यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है। और ये भी मैक्स डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है। तो पहले बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, साम्य पोजीशन से, साम्य स्थिति से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में पहुंचती है और फिर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो पुनः वह अपने साम्य पोजीशन की ओर लौटती है। फिर दूसरी तरफ उतना ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पैदा करती है और फिर उधर से लौटकर अपनी साम्य पोजीशन में दोबारा लौट आती है। यहाँ से चली और यहाँ पहुंची, यहाँ और यहाँ समझ लें पहुंची। अब फिर यहाँ रिटर्न हुई, यह रिटर्न होकर साम पोजीशन में आई, फिर साम पोजीशन से आगे निकल गई, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में पहुंची, फिर उधर से यह रिटर्न होकर के पुनः इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई। जब बॉडी हमारी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की ओर बढ़ती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, रिस्टोरिंग फोर्स घटता है। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इस बात को समझे। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? मान लीजिए यह कोई बॉडी है साम पोजीशन में और इसको मैंने यहाँ पर जैसे जैसे हम मैक्सिमम पोजीशन की ओर ले जाते हैं तो इस पर बॉडी पे एक ऐसा फोर्स काम करता है जो इसके डिस्प्लेसमेंट का विरोध करता है।
और उस बॉडी को किधर खींचने की कोशिश करता है, सदैव इस साम्य पोजीशन में लाने का कोशिश करता है। जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती है वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बॉडी या इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की ओर बढ़ती है तो उस पर जो एक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स है वह भी बढ़ता जाता है, जिससे बॉडी की जो वेलोसिटी है वह क्या होती जाती है, घटती जाती है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, वेलोसिटी घटती जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाता है। ये कंडीशन ऐसा आता है कि बॉडी पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्स हो जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्स हो जाता है और वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और ये आपने देखा कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बॉडी जनरेट कर रही है और मैक्सिमम पोजीशन की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, उसको खींच करके किधर लाने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, खींचता है। बॉडी इधर मोशन करती है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर काम करता है और जिसके वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और अंत में यहाँ पर आकर वेलोसिटी कह रहे हैं बॉडी रुक जाती है, उसके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस पोजीशन को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन कहते हैं, जहां वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है और रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। फिर बॉडी वहां से रिटर्न होती है, रिटर्न होने के इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर रिटर्न होती है और जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर यह रिटर्न होती है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है अब विपरीत दिशा में, मतलब इक्विलिब्रियम दिशा में बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और उस कंडीशन में रिस्टोरिंग फोर्स घटता है। जब बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ रही होती है उस समय उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वह घटता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाती है और वेलोसिटी मैक्स होती है। किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्स हो जाती है और रिस्टोरिंग फोर्स शून्य हो जाता है। तो मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से बॉडी ये दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही बॉडी या इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी तरफ बढ़ती है वैसे ही उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है एक्टिवेट हो जाता है और उसे जाने का क्या करता है, विरोध करता है, उसे सदैव अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। पुनः इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और वेलोसिटी कम होती जाती है और इस पर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाता है। और जब बॉडी की वेलोसिटी जो होती है जीरो हो जाती है उस समय रिस्टोरिंग फोर्स मैक्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से साम्य स्थिति की, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो जनरेट करती है बॉडी, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो जनरेट करती है उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना वो जनरेट करेगी उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं।
तो आपने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी पर एक अपोजिट फोर्स है। जबकि उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है, उस समय उसका रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे उस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे रिस्टोरिंग फोर्स का मान भी बढ़ता है, लेकिन उस रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सदैव इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर डायरेक्ट होता है। इस प्रकार हम क्या देखें कि बॉडी को मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में जाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, यह हम लोग जानेंगे। पहला ये कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहली बार डिस्प्लेसमेंट y क्या होती है, जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। और इस कंडीशन में बॉडी पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो भी कार्यकारी प्रत्यानयन बल भी क्या होता है, शून्य होता है। और इस कंडीशन में अल्सरेशन भी जीरो होगा। जब फोर्स जीरो हो गया तो अल्सरेशन अल्फा भी क्या हो जाता है, शून्य होता है। अल्फा भी शून्य होता है और वेलोसिटी मैक्स होती है। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्स हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी मैक्स हो जाती है। यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है। और रही बात एनर्जी की, थोड़ी सी अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होती है वह काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में होती है। और यहाँ स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होती है। यह इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी का इसके जो कंपोनेंट हैं उनके हमने बताया कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, क्या होगा उसका पोजीशन में, क्या उसका वैल्यू होगी, वह हमने बताया। जब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की ओर बढ़ती है तो इस पर इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। और ये कैसे लीनियरली बढ़ता है, यानी कि लीनियरली इसका मोशन होता है, रेखीय गति होती है, सरल रेखा में यह चलता है। ठीक है, जब जैसे जैसे बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की ओर बढ़ता है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, और अल्सरेशन भी, जिसे हम रिस्टोरिंग अल्सरेशन भी बढ़ता है, और रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता है, और उसकी वेलोसिटी घटती जाती है। तो यहाँ पर हम कंडीशन कहेंगे कि जो y मैक्स है, y मैक्स होगा यहाँ पे। y मैक्स जो होता है वह एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम कहते हैं। यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है F, वो भी क्या होता है, मैक्स होता है। और इस पर अल्सरेशन जो होता है वो भी जैसे m इंटू अल्फा मैक्स होता है, यह भी मैक्स होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी यहाँ मिनिमम हो जाती है, मिनिमम अर्थात जीरो हो जाती है वेलोसिटी। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है
वो भी जीरो हो जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। तब टोटल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। इस तरह से जब बॉडी इधर से इधर गई और यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में आई और इक्विलिब्रियम से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जनरेट हुआ वह किसके बराबर हुआ? एम्पलीट्यूड आयाम के बराबर होता है। बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा? वो टाइम पीरियड का T/4 समय लगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी को T/4। पहली बात हम वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं? जब बॉडी यहाँ से यहाँ आती है फिर यहाँ से पुनः अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में पहुंचती है, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से पुनः इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचती है, तो वह एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कहलाता है। और एक ऑसिलेशन और एक वाइब्रेशन पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड आवर्त काल कहते हैं। टाइम पीरियड या आवर्त काल कहते हैं। अब बॉडी को यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना समय लगेगा? T/4 का ही समय लगता है। और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसे T/4 का ही समय लगता है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में भी T/4 का समय लगता है। इस तरह से पूरा एक साइकिल पूरा करने में उसे जितना समय लगता है उस समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड आपने समझ लिया। और दूसरी बात एम्पलीट्यूड भी आपने समझ लिया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी जितना जनरेट करती है, उत्पन्न करती है, उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आपने यहाँ पर जो कंडीशंस देखे वही कंडीशंस यहाँ भी होगा। जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वह किसके बराबर होगा? आयाम के, एम्पलीट्यूड के। और यहाँ भी आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो मैक्स होगा। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी यहाँ भी जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी जीरो या मिनिमम समझ लीजिए। और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और रही बात ऑसिलेशन भी मैक्स होता है। ऑसिलेशन भी क्या हो जाता है? अल्फा मैक्स होता है। और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होती है? लगभग जीरो होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्स हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाती है और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? ये देखिए, हमने देखा क्या? जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स F जो होता है वह रिस्टोरिंग फोर्स विस्थापन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट अपोजिट डायरेक्शन है। और यह प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाएं
यह प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं और एक कांस्टेंट लिखें। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं और एक कांस्टेंट लिखें तो क्या होगा? f इज इक्वल टू माइनस के वाई। ये के क्या है? के फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखें कि f इज इक्वल टू माइनस के वाई, जहां के फोर्स कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर और आगे बढ़ें, f बराबर होता है m इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के वाई, और अल्फा इज इक्वल टू जो होगा माइनस के बाई यम होगा, के बाई यम वाई हो जाएगा। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे के बाई यम है क्या। देखो के बाई यम जो होता है, के बाई एम, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तब ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तभी तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई हो जाएगा। यह भी देखिए डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इस तरह से हमने बताया कि एसएचएम में ये अल्सरेशन है आपका, और यहां से अगर हम थिंकिंग करें कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होगा। ओमेगा बराबर जो होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, यह कोणीय वेग 2 पाई बाई, कोणीय वेग के बारे में, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होगा। फिर इसको हम पलट दें तो यह टी बाई 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के होगा। यहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। तो यहाँ हमने एक कंडीशन आपको बताया, एसएचएम का एक कंडीशन हमने बताया।